बीती 8 अप्रैल को अपनी पत्नी अफसाना की हत्या का आरोपी सौरभ पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मूल रूप से रुद्रपुर सुभाष कॉलोनी का रहने वाला सौरभ करीब 2 माह पहले ही हल्द्वानी के शिवाजी कॉलोनी टीपी नगर में किराए के मकान में रहने आया था और 10 अप्रैल को अफसाना का शव यहीं किराए के कमरे में मिला। कमरा बाहर से बंद था। घटना के रात सौरभ घर आया था। उसने पत्नी का गला घोटा और बेटियों को लेकर फरार हो गया। 12 अप्रैल को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। उसके बाद एसओजी और ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस हत्यारे सौरभ की तलाश में लगी रही। पुलिस लगातार सर्विलांस, सीसीटीवी, अन्य माध्यमों से आरोपी की ढूंढ करने में जुट गई और बरेली, बंगलौर, अयोध्या, आगरा, रुद्रपुर आदि स्थानों में दबिश भी दी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को रुद्रपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आस्था उर्फ अफसाना की डेड बॉडी टीपी नगर थाना चौकी क्षेत्र दहरिया में मिली थी, जिसमें पुलिस टीम ने 11 तारीख को एफआईआर की। उसके फादर, क्योंकि इसका पति जो था वो भाग गया था, इसकी 2 बच्चियां भी रहती थी साथ में। इसके फादर की तरफ से तहरीर मिली, एफआईआर पंजीकृत हुई और चूँकि मजबूत आदमी था, लेबर क्लास का, और ये इसकी अपनी पत्नी का जो कीपैड वाला फ़ोन था जो कि बंद था, उसको भी ले गया था, लेकिन वो फ़ोन चला नहीं था। और ये चूँकि लेबर क्लास का था, इसका कोई ठौर ठिकाना निश्चित था नहीं, ये कहीं भी जा सकता था। तो उस आधार पर जो पूर्व के जो उसके जहाँ इसने काम किया, तो हमारे जो सीओ सिटी हैं उनके निर्देशन में इसमें कई टीमें बनी थी। एक में हमारे एसओजी इंचार्ज संजीव राठौर थे, हमारे इंस्पेक्टर साहब खुद इसको लीड कर रहे थे। हमारे चौकी इंचार्ज मंगल पड़ाव और चौकी इंचार्ज टीपी नगर, इतनी टीमों ने एक साथ काम किया। इवन हमारी टीम बंगलौर तक गई, क्योंकि एक बार बंगलौर भी गया था। बरेली, मथुरा, आगरा, सब जगह हमने छान मारे। सीसीटीवी फुटेज में हमारे हेड कांस्टेबल इसरार जी ने बहुत अच्छा काम किया है। शुरुआती लीड वहीं से मिली हमें। फिर इसका हमने वेयर अबाउट चेक किया, कहाँ कहाँ जा सकता है। अंततः फिर इसका जो मोबाइल था वो बरेली में इसने किसी को बेचा था। तो ये मथुरा में इसने बताया कि मुझे फलाने आदमी ने बेचा है, मैं आपको जगह दिखा सकता हूँ। मथुरा में हमारी टीम गई, तब तक ये वहाँ से निकल चुका था, लेकिन वहाँ के आसपास पूछताछ करने पर पता लगा कि ये रुद्रपुर अपने घर गया है। संभवतः ये बच्चों को कहीं सेटल करना चाहता था। तो जैसे ही इनपुट मिला, हमारी टीम ने इसको रुद्रपुर से अरेस्ट किया और इसमें सफल अनावरण के लिए एसएसपी साहब ने भी इसमें 2,500 रुपये नगद इनाम की घोषणा की। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यालय पौड़ी से सटे टिक मार्ग पर सिविल एवं रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते पौड़ी टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रुक रुक कर जंगल में लग रही भयावह आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आग की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ा और कंडोलिया तथा टेका मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को दोनों ओर से रोकना पड़ा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ये हमारे जो नजदीकी क्षेत्र हैं पौड़ी जिले के, पौड़ी के जो इस समय अग्नि में एकदम जल रहे हैं हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारा टेका वाला एरिया हो या मेरे नजदीक, मेरे पीछे भी एक जो एरिया दिख रहा होगा आपको, वो भी जंगल से लगातार यहाँ की आम जनता भी बहुत परेशान है और धुएं से भी और इन चीजों से। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि ये सारे अपने मेन वन विभाग के प्रशासन से कि वो वाकई में बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहा है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं वन विभाग का कि वो लोग भी अपनी जान को खतरे में रख के इस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। पर मेरा वर्तमान सरकार से निवेदन है कि जिस तरीके से आपने अभी कुआं मंडल की साइड जो आपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस आग बुझाने का काम किया, हमारा क्षेत्र का जो जंगल है टेका जंगल, वहां पर बहुत भीषण आग लगी हुई है। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा सरकार से कि आप उत्तराखंड के अंदर ही ऐसे दोहरा चरित्र ना करें कि कुआं मंडल और गढ़वाल मंडल वाली, कि आपने कुआं मंडल में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आग बुझाने का काम किया, तो गढ़वाल मंडल में भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आके इस टेका के जंगल में जो भीषण आग लगी हुई है इसको बुझाने का काम करो हेलीकॉप्टर के माध्यम से। क्योंकि जो वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी ऐसे परेशान हैं कि उस आग को बुझाने में काबू नहीं पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे चैनल के माध्यम से कि आप इसको जल्द से जल्द हो सके हेलीकॉप्टर के माध्यम से इस आग को धीमी करने का काम करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे चाहे वन मंत्री हों, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि कोई भी हों,
देखिए, सबसे पहली बात तो आप इंसान हैं और आपको जनता ने ही चुन के इन जगहों में भेजा हुआ है और आपको इस जगह पे भेजा गया है, तो आपको जनता की सेवा के लिए अगर आचार संहिता का जो बहाना इस समय हमारे वन मंत्री कर रहे हैं, तो उसको चलो आप अलग ध्यान में रखते हुए आप जनता के बीच में आइए। आपने जनता को चुन के भेजा और जनता ने अपनी सेवा के लिए आपको भेजा गया वहां, आपको नेतृत्व करने के लिए। तो आप भले वन मंत्री के पद में हैं, अभी कुछ समय बाद जैसे ही आचार संहिता खुलेगी आप यथावत अपने कार्य को निभाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपसे जितना बन पाता है, जिस तरीके से टेलीफोन के माध्यम से या व्यक्तिगत तरीके से अपने जंगलों के बीच में आए, अपने टीम के साथ आए और हमारा पूरा जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करें, कुछ ना कुछ एक्शन ले, क्योंकि सारे अधिकारी वर्ग वगैरह सब लोग कहीं ना कहीं आप लोगों की अच्छे से सुनते हैं और आप लोगों की बातों को मानते हैं। तो मेरा वन मंत्री से भी निवेदन है कि आप लोग पहुंचें और जहां जहां क्षेत्रों में आग लग रही है इसको संभालें और अपने वन विभाग के कर्मचारियों को कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं दें और फैसिलिटीज दें, ताकि ये जल्द से जल्द इन आग बुझाने का काम कर सके। आपने देखा होगा कि बदली होती है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। हम लोग तो वही है ना, हम हर बार जो है कि सुझाव देते हैं वन विभाग को तमाम। आपने देखोगे पहले गिने चुने कभी कभी लगती थी आग, तो बिना पूछे हुए महिलाएं गाँव आग बुझाने जाती थी, उनका इंटरेस्ट होता है। आज हकों की बात करें, जब हमको एक पेड़ नहीं मिल रहा अपने मकान की लकड़ी के लिए, कि हमारा जो हकों का अधिकार है वो द्वारिका से रहे, आग हम अदौड़ी के जंगल बुझा रहे हैं और हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। इतने दो में परसों मैं एसडीएम मैडम के साथ में था अभी यहाँ पे जो है कि, लेकिन ये है कि कभी भी कोई अधिकारी एक बार हम लोगों, जैसे हम लोग निरंतर 20 सालों से काम कर रहे हैं, थोड़ा मीटिंग कर ले, हमको भी बुला रहे जब उनके फायर सर्जन की बैठक होती है, बनाग्नि पर उनकी बैठकें चलती है, तो हम भी कई सुझाव देंगे। हमारे पास भी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में और आग का लगना कारण क्या है, वो गांव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गांव लोग अपने खेतों सुधारते हैं और कुछ बीड़ी कुछ कह रही तो नॉर्मल बात है, बीड़ी उड़ी कोई नहीं पीता जानबूझ के, सिर्फ लगाते, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगा देते हैं और कार्रवाई नहीं होती है। कोई पकड़ा गया, उसका पता चला उस पर क्या कार्रवाई, जब तक जिस पे कार्रवाई होगी है उसका एक संदेश भी जाएगा कि भाई उस पर ये कार्य हो, इतने महीना वो बंद रहा है या उसको ये सजा हुई, तब जाके लोगों में एक भय होगा। तो वन विभाग में तो भय तो है नहीं, तो जिस मर्जी जो मर्जी जान लगा ले, लेकिन ये वन विभाग तभी जागता है जब ये फायर सीजन हो। उसके बाद 9 महीने जो है कुंभकर्ण की नींद में आग लग रही है। जानवर जो यहाँ जिनका यहाँ घर है, चाहे वो बाघ है, चाहे गुर्दा है, चाहे कोई भी जानवर है, तो वो यहाँ से इस आग से इधर उधर तो भागेंगे। अब वो जब भागेगा उसको क्या पता है किधर गांव है, हो सकता है वो गांव की तरफ रुक कर तो पूरा परिवार सही आएगा। जैसा कोई शिफ्ट होता है अपने पूरा परिवार, वैसे उसका सोनों का हुआ या बाघ हो, पूरा परिवार को तो लेकर आएगा, तो गाँव की तरफ तो आएगा। अब जब गाँव, तो वो तो पहले उसका घर आग लग गई है, तो फिर वो हम पे हमला तो करेगा। वो किसी न किसी तो उसकी आवाज़ ही तो नहीं है, वो अपने जो है अपना जो बड़ा वो अपना उसका जो आक्रोश है वो मानव पत्र निकालेगा, तो वो फिर मानव क्षति भी पहुंचाएगा। वन मंत्री तक अभी तक हेलीकॉप्टर, देखो आजकल ऐसे आचार संहिता भी है, शासन प्रशासन के अधीन हेलीकॉप्टर है नहीं है, और आदेश होता है मंत्री और मुख्यमंत्री का, तो उनकी तो अभी कहीं आदेशों का पालन नहीं हो रहा। क्योंकि अभी मैं सुबह देख रहा था कई मंत्री लोग बोल रहे हैं कि हम भी खाली बैठे हुए, हम किसी को आदेश नहीं दे पा रहे कि क्या करें। तो ऐसे अभी अधिकारी भी चुनाव के निपटाए रखे हो, तो थोड़ा वो भी सोचें कि हमको आराम मिला है, क्योंकि उन पर अंकुश तो है नहीं। तो इस हिसाब से कोई किसी प्रकार का जो है, जब तक सरकार अपने अस्तित्व में, जब आचार संहिता खत्म होगी तो हम वैसे तो मुख्यमंत्री निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मंत्रियों का भी विभाग बांटे हुए हैं, तो वो खुद ही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि आचार संहिता में न वो बैठक ले सकते, न वो किसी को कैंप कार्यालय में बुला सकते। तो ये स्थिति हो रही है, अभी सब भगवान भरोसे है। दोपहर से ही हमें सूचना थी, मीटिंग से जैसे हम आए तब से हम यहीं पर खड़े हुए हैं और ये पता लगा था कि आग जो है इस पूरे क्षेत्र में फैल रखी है, तो हमारा स्टाफ तब से यहाँ पे कार्रवाई में लगा हुआ है। दोपहर में हवा बहुत तेज़ थी, जिसके कारण इसको कंट्रोल हमने एक बार किया, तो दोबारा से हवा की तरफ फैल गई और अभी हमारा स्टाफ पुनः इसको कंट्रोल करने लगा हुआ है। बेसिकली इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो इस फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसके वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी ऐसे जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद अपना 100% से ऊपर एफर्ट देकर हम इस जंगल की आग को इसमें बुझा रहे हैं। इसमें कहीं कहीं हमें गांव वालों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और डिपार्टमेंट का सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू स्तर के जो अधिकारी हैं। लेकिन किसी किसी गाँव में सहयोग ना, उस अपेक्षाकृत कम सहयोग प्राप्त होने की वजह से वहाँ पर थोड़ा सा समय लगा। इसमें बेसिकली क्या था कि दिन में हवा का रुख बहुत तेज था और लपटें काफी ऊपर उठ रही थी, तो इसलिए जो है ये रास्ता रोका गया था कि लोग कोई इसकी चपेट में आ जाए। तो जैसे ही ये थोड़ा सा कम होता है, धुआं वगैरह कम होता है, विजिबिलिटी होती है, तो लोग आवाजाही कर पाएंगे। अभी इसकी प्रोसेस चली रही है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे, तो अभी इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाएंगे। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद इसका आकलन कर पाएंगे, तब तो मेरी इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है।
पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में आज तेज हवाओं और आंधी चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिले के कुछ इलाकों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं अब सप्ताह भर के बाद एक बार फिर गर्मी तेवर दिखाने लगी है। शनिवार को राजधानी दून का अधिकतम तापमान 4 डिग्री बढ़ोतरी के साथ 38.9 डिग्री दर्ज किया गया। तापमान बढ़ा तो गर्म हवा का दौर भी शुरू हो गया है। इसके चलते राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रामनगर से एक बड़ा अजीब मामला सामने आ रहा है। इसके बाद हर कोई हैरान है। दरअसल बारात आनी थी, तभी ऐन वक्त पर दूल्हा गायब हो गया। लाल जोड़ा पहने और हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रचाए रामनगर निवासी दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। बारात आने वाली थी, दुल्हन पक्ष के लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन ना तो दूल्हा आया और ना ही बारात में कोई और। पता चला कि दूल्हा तो लापता है। दूल्हे के अचानक गायब होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं दुल्हन के पिता ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की है। लड़की पक्षी वाले अभी थाने पर आए थे। उन लोगों ने हमें बताया कि काशीपुर से जो है हमारी लड़की की शादी जो है थी आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में, और बारात आनी थी। हमने 600-700 लोगों का जो है खाना भी यहाँ पर बनाया था। कुछ मेहमान लोग आकर के जो है खाना भी खा के गए। परंतु जो है काशीपुर जो बर पक्षी की तरफ से ये उनके द्वारा जो है दूरभाष से अवगत कराया कि हम जो है फूल उरल के मतलब गाड़ी जो है की आवश्यकता है हमें। जब आप हमको देंगे तो तभी हम बारात लेकर के वहाँ आएंगे। एक तहरीर उनके द्वारा जो दी गई है उसमें जो है हम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर विजयनगर से आज आनी थी बारात, आज आनी थी। क्या बात थी? बात ये हुई थी कि हम 2 बजे बारात लेकर आ जाएंगे। तो उसके बाद फ़ोन ये 2 बजे बारात लेकर आए नहीं, शाम तक भी नहीं आए। बोले कि लौंडा शेरवानी लेने गया हुआ है, बारात आई नहीं। 5 बजे हमने फ़ोन करा कि वो लौंडा मिल ही नहीं रहा। हम 5 बजे ही बारात नहीं आई। दहेज कितना दिया था, कब दिया था? दहेज हमने 1 तारीख को दिया था। स्प्लेंडर गाड़ी दी थी और सब सामान दिया था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सी मशीन, इतना सब दहेज में सामान होता। सोफा सेट, बड़ी अलमारी, घर बेच के दिया था मैंने सर। तो आप क्या मांग कर रहे हैं? अब वो बड़ी गाड़ी की मांग कर रहे हैं, 4 पहियों की। थाने में रिपोर्ट दी है? हाँ दी है सर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।